गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन की दुनिया यानी कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया में हमें एक से बढ़कर एक कई सारे लेजेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, बट उन सभी में एक फीमेल कैरेक्टर, एक लेडी सबसे जाबाज, सबसे कूलेस्ट, मोस्ट बैडएस एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर में वो मेरी पर्सनल फेवरेट फीमेल कैरेक्टर है, एंड दैट इज एलिसा फारमान। सो अब तक के चैप्टर सीरीज में हमें इतना पता था कि एलिसा फारमान रेना टारगेरियन की एक फ्रेंड या कहूँ गर्लफ्रेंड रही थी, बट कहानी में एलिसा का इंपॉर्टेंस सिर्फ रेना की गर्लफ्रेंड इतना ही लिमिटेड नहीं है। उल्टा एलिसा ने कुछ ऐसे कारनामे किए कि जो डायरेक्टली 250 साल बाद गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम पीरियड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। सो आखिर क्या रही इस लेजेंडरी एलिसा फारमान की कंप्लीट स्टोरी, जानिए आज के इस लंबे चैप्टर 34 में। सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एलिसा फारमान हाउस फारमान से बिलोंग करती है। हाउस फारमान का फेमस फेयर कैसल सनसेट सी में बसे हुए खूबसूरत फेयर आइलैंड पे बसा है। अब रीजन वाइज बात करें तो फेयर आइलैंड वेस्टरलैंड्स में आता है, तो ऑब्वियसली उसी के वजह से ये हाउस फारमान सालों से हाउस लैनिस्टर के बैनरमैन रहे हैं। ये हाउस फारमान उनके आइलैंड पर बसे हुए कुछ टैलेंटेड फिशरमैन यानी कि मछुआरों के लिए बहुत फेमस था। फेयर आइलैंड के आसपास का जो समुद्र था वहां पे कई सारी अलग अलग बहुत ही मस्त मस्त मछलियां मिलती थी, और इन्हीं मछलियों को पकड़कर ये फेयर आइलैंड के मछुआरे नजदीक बसे हुए लैनिस्पोर्ट के शहर में जाके बेचते थे, और इसी नजदीक बसे हुए लैनिस्पोर्ट के बड़े बिजनेस सेंटर वाले शहर के वजह से फेयर आइलैंड में भी काफी पैसा और सोना आता था। इसी के साथ साथ खुद हाउस फारमान के कई सारे लॉर्ड्स सालों से इस रीजन के फेमस नेवल कमांडर्स रहे थे, जो जहाज वगैरह चलाने में एकदम माहिर थे। इसीलिए तो इस हाउस फारमान के सिजिल में 3 सिल्वर कलर के जहाज है, और उनके हाउस के वर्ड्स है द विंड आवर स्टीड। सो स्टीड का मतलब होता है एक घोड़ा जिसपे घुड़सवारी करके लोग यहां वहां घूम सके, और फारमान्स की माने तो उनके लिए विंड यानी कि समुंदर की हवा ही स्टीड है। जैसे लोग स्टीड पे बैठ के घूम सकते हैं, वैसे ही फारमान सिर्फ और सिर्फ समुंदर के तेज हवा से ही जहाज चला सकते हैं, और इसीलिए एक तरह से ये समुंदर की हवा ही फारमान्स के लिए स्टीड है। इसीलिए उनके हाउस के वर्ड्स है द विंड आवर स्टीड। एक्चुअली कई सेंचुरी से ये हाउस फारमान वेस्टरलैंड्स के ऑफिशियल नेवल कमांडर्स रहे थे। वेस्टरलैंड्स के कई अलग अलग छोटे मोटे टाउन्स और कैसल्स पर सनसेट सी के रास्ते से आकर कोई हमला नहीं करे, ये सब देखना फारमान्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। खास करके हाउस फारमान आयन आइलैंड्स के हाउस ग्रेजॉय और बाकी कई सारे आयन आइलैंड वाले हाउसेस के साथ में राइवलरी रखता है। सालों से ये आयन बॉर्न वाले निथल्ले कमीने लोग वेस्टरलैंड्स के इलाके में आकर बार बार हमला करते थे, और वहां के गांवों को लूट पाट कर वहां के औरतों को वो उठा ले जाते हैं। सो बेसिकली आयन आइलैंड्स जैसे कई सारे अलग अलग घुसपैठियों को रोकने के लिए हाउस फारमान हाउस लैनिस्टर्स के लिए एक कोस्ट गार्ड के तरह काम करते थे। सालों से ऐसे नेवल कमांडर्स होने के वजह से कैसरली रॉक के दरबार में फारमान्स का एक अलग ही रुतबा था, और सालों से वेस्टरलैंड्स में हाउस फारमान के जाबाज नेवल कैप्टन्स की कहानियां घर घर में सुनाई जाती। इसी फेमस हाउस फारमान में 29 एसी में एलिसा फारमान का जन्म हुआ। एलिसा के पिता थे लॉर्ड मार्क फारमान, जो खुद एक जमाने में शिप के कैप्टन रहे थे, बट वो अभी ज्यादातर फेयर कैसल में ही रहते थे और ट्रेड्स और बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट लेते। वो अभी खुद समुद्र में ज्यादा जा नहीं रहे थे। सो इसी लॉर्ड मार्क फारमान को एलिसा के पहले एक बेटा भी हुआ था, फ्रैंकलिन फारमान, और फिर एलिसा के बाद में उन्हें और एक बेटा हुआ एंड्रू फारमान। एंड्रू के एक्चुअली जन्म के बाद में मार्क फारमान की वाइफ यानी एलिसा की मां मर गई, और सिंगल मार्क फारमान ने वापस कभी
भी शादी नहीं की। लॉर्ड ऑफ फेयर आइलैंड मार्क फार्मान ज्यादातर अपने बड़े बेटे फ्रैंकलिन को ही राज कारोबार सिखाते रहते हैं और उन्होंने बचपन से ही इस फ्रैंकलिन को शिप वगैरह कैसे चलाना है, यानी कि सेलिंग कैसे करनी होती है, उसके बारे में सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्रैंकलिन फ्यूचर हेयर टू द फेयर कैसल था। बट दूसरे तरफ एलिसा के वो मिडिल चाइल्ड वाले अलग ही प्रॉब्लम शुरू थे। पापा मार्क फार्मान एलिसा पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते और उसका कोई अगर दोस्त था तो वो बस था उसका छोटा भाई एंड्रू फार्मान। एलिसा को बचपन से ही सभी अलग अलग छोटे मोटे एनिमल्स बहुत पसंद थे और वो इवन एक अच्छी आर्चर बनने की भी ट्रेनिंग लेती रहती। धीरे धीरे वो अच्छी आर्चर बन के तो उभर के आने लगी थी, बट बचपन से ही एलिसा का कोई असली प्यार रहा तो वो रहा सनसेट सी का खूबसूरत नीला समुंदर और उस समुंदर में शिप में बैठ के मस्त टहलने जाना। पापा मार्क फरमान उसे कितना भी मना करे बट फिर भी एलिसा को कोई रोक ही नहीं सकता था। फेयर आइलैंड्स के बंदरगाह पे हमेशा ही कई सारे अलग अलग जहाज आते रहते और नटखट छोटी एलिसा सीधा उन जहाजों पे चली जाती। अब एलिसा फार्मान ठहरी प्रिंसेस ऑफ फेयर कैसल, तो ऑब्वियसली उन सभी जहाजों के बड़े छोटे क्रू मेंबर्स उससे अच्छे से बात करते और एलिसा जो कहे वो करते थे। एलिसा कहती थी कि उसे सनसेट सी में कहीं घूमने जाना है तो कैप्टन्स उनके शिप को लेके मस्त समुंदर में लेके जाते हैं और एलिसा को बहुत मजा आता। इसी के साथ साथ छोटे एलिसा को समुंदर और जहाजों से बहुत प्यार होने लगा था, बट वो सिर्फ मजे करने के लिए सनसेट सी में नहीं जाती थी। असल में एलिसा भी अभी सपने देखने लगी थी कि वो भी एक जहाज का एक दिन कैप्टन बनेगी। एलिसा ने बचपन से ही कुछ लेजेंडरी फार्मान कैप्टन्स की कहानियां सुनी थी, कैसे हाउस फार्मान के कुछ लेजेंडरी नेवल कमांडर्स ने दूर समुंदर में जहाज चलाए थे और एलिसा को भी वैसे ही एक जहाज चलाना था। उसका बचपन से ही ख्वाब रहा कि वो एक बड़े जहाज की कैप्टन बने। सो इसीलिए एलिसा इन जहाजों पर बचपन में आती और जहाज के बारे में ढेर सारे अलग अलग सवाल वो उन जहाजों के अलग अलग क्रू मेंबर्स से बार बार पूछा करती। सो एलिसा ने एक तरीके से अपनी खुद की ट्रेनिंग डायरेक्टली प्रैक्टिकली अलग अलग शिप कैप्टन से ही शुरू कर डाली थी। उसे जो भी नॉलेज मिल रहा था वो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के जरिए मिल रहा था। पहले तो उसके टीचर्स यानी कि शिप के कैप्टन्स और क्रू मेंबर्स को लगता था कि ये एलिसा तो एक बच्ची है, उसे क्या समझेगा कि कैसे जहाज चलाते हैं। जैसे ही इस लड़की को पता चलेगा कि जहाज चलाना, जहाज पे काम करना कितना डिफिकल्ट होता है, तो वो लड़की खुद ही पीछे हट जाएगी और वो ज्यादा सवाल आगे नहीं पूछेगी। उन्हें लगता था कि एलिसा डर के ट्रेनिंग छोड़ के चली जाएगी, बट हमेशा ही उल्टा ही होता। एलिसा मतलब एकदम चाइल्ड प्रोडिजी वाली सेलर निकली। उसे अलग अलग जहाजों के कैप्टन्स और क्रू मेंबर्स जो कुछ भी समझाते वो सभी चीजें एकदम झट से सीख लेती। उसकी लर्निंग एबिलिटीज देखकर सभी के होश उड़ जाते और सभी को पता था कि एलिसा एक जबरदस्त नेवल कमांडर बनके उभर के आएगी। सो एलिसा एकदम क्विक लर्नर रही थी और धीरे धीरे एलिसा ने सेलिंग के बारे में सभी चीजें सीखनी अच्छे से शुरू कर डाली। कई बार एलिसा छुपके से इन जहाजों पर चली जाती और नजदीक बसे हुए बंदरगाह लैनीस्पोर्ट, फिस्ट फायर्स, केसरी, द क्रैग और बेनफोर्ट ऐसे अलग अलग बंदरगाहों पे वो चली जाती। यही कुछ 7 साल के उम्र में एलिसा ने सेलिंग सीखना शुरू कर दिया था और अगले 7 सालों में यानी कि उम्र 14 तक वो फेयर कैसल से ज्यादा टाइम तो समुंदर में बिताने लगी थी। एलिसा जब भी सनसेट सी को देखती तब वो सोचती कि सनसेट सी के आगे क्या होगा। नोन वर्ल्ड का मैप बस इतना ही क्यों है, अगर हम जहाज लेके और वेस्ट के तरफ जाते तो क्या होगा। ऐसे सवाल एलिसा को बचपन से ही रहते थे और उसका जवाब उसे उसके पापा मार्क फार्मान से मिलता। सो कहानियों के अनुसार
वेस्टेरोस के वेस्ट में सनसेट सी के आगे दुनिया का अंत है। उस इलाके में कई सारे आंधी तूफान है और इतिहास में जितने भी नेवल कमांडर्स वेस्ट ऑफ वेस्टेरोस में जहाज लेके गए वो वापस कभी भी लौट के नहीं आए। बट ऐसी कहानियां सुनने के बावजूद एलिसा अपने पिता को बताती कि उसे सनसेट सी के दूसरे तरफ क्या है वो देखना है, कौन से स्ट्रेंज और वंडरफुल लैंड्स वेस्ट ऑफ वेस्टेरोस होंगे, ये उसे देखना था। अपने लाडली बेटी की ये बातें सुन के पापा मार्क फारमान तो डर ही जाते और उसे डांट कर बता देते कि सनसेट सी में ज्यादा अंदर जाना तुम्हें मना है, उस तरफ तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाना है। हाउस फारमान के परंपराओं के अनुसार सदियों से वेस्ट ऑफ वेस्टवर्ल्ड डरावनी शापित जगह मानी जाती है। बट जो भी हो, ऐसे स्टोरीज के बावजूद एलिसा का जज्बा कभी नहीं टूटा। उसके मन में हमेशा से ही यह सवाल रहा कि व्हाट्स वेस्ट ऑफ वेस्टेरोस, वेस्टेरोस के पश्चिमी इलाके में सनसेट सी के आर पार आगे क्या होगा, यह सवाल उसे हमेशा से ही रहा। सो एज 14 तक एलिसा ने पिता मार्क फारमान के नीचे काम करने वाले कई सारे छोटे मोटे शिप्स, मछुआरों के जहाज और कई सारे अलग अलग ट्रेडिंग शिप्स के कैप्टन्स के जहाजों पर काम किया और जहाज चलाने के सभी चीजों को उसने अच्छे से सीखा, बारीकी से उसने समझा और खुद धीरे धीरे एक काबिल सेलर बन के उभर के आने लगी। सिर्फ 14 साल की उम्र में एलिसा ने अकेले जहाज लेकर फेयर आइलैंड्स के 2-3 चक्कर मारे थे, जिसकी वजह से उसके पिता और उसका बड़ा भाई फ्रैंकलिन बहुत उस पर गुस्सा हुए थे क्योंकि वो फ्रैंकलिन का शिप लेके भाग गई थी। फिर अगले 6 सालों में एलिसा फारमान ने सनसेट सी का पूरा कोस्ट पूरा उसने चप्पा चप्पा छान मारा। सनसेट सी के नीचे बसे हुए खूबसूरत आइलैंड आर्बर से लेके नॉर्थ में सनसेट सी में बसे हुए बेयर आइलैंड तक एलिसा ने सब जगह पर जहाज चलाया। एलिसा का शिप मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि सिर्फ 15-16 साल के एलिसा को सभी बड़े बड़े जहाजों के कैप्टन्स और क्रू मेंबर्स रिस्पेक्ट करने लगे थे। फेयर आइलैंड की लेडी या कहूं कैप्टन एलिसा फारमान की सभी सेलर्स में अभी बेहद चर्चा शुरू हो गई थी कि ये बंदी एक औरत होके भी कितनी बढ़िया कैप्टन है। पिता लॉर्ड मार्क और बड़े भाई फ्रैंकलिन से ज्यादा फेयर आइलैंड के लोग अभी एलिसा फारमान को रिस्पेक्ट करने लगे थे। अभी इन सब में एलिसा के बारे में एक अलग सी पर्सनल बात तो बतानी ही पड़ेगी, एंड दैट्स हर सेक्सुअलिटी। सो बचपन से टीनेज तक एलिसा अलग अलग जहाजों पर ज्यादातर मर्दों के साथ रहती आई और इन जहाजों के मर्द सेलर्स को औरतों में ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्ट था। जब भी जहाज लंबा सफर करके किसी बंदरगाह पे पहुंचता था तो सबसे पहले ये मर्द सेलर्स जाते सीधा प्रोस्टिट्यूट्स के पास में। तो मे बी एलिसा ने भी वही सब देखा और वो भी धीरे धीरे औरतों में इंटरेस्ट लेने लगी। लॉर्ड मार्क फारमान ने एलिसा की 12 और 16 साल के उम्र में 2 बार शादी तय की, बट एलिसा ने दोनों बार लड़कों को डरा के भगा दिया। सो अब तक हमने एलिसा के बारे में जो कुछ भी जाना वो बेसिकली ईयर 29 AC से लेकर ईयर 45 AC तक की कहानी है। 45 AC में 16 साल की एलिसा जितनी बैडएस थी उतनी ही वो अभी खूबसूरत हो गई थी। 45 AC में एक दिन एलिसा ऐसे ही आर्बर में शिप लेके गई थी और वहां से वो आर्बर की मस्त वाइन भर भर के फेयर आइलैंड पे ला रही थी। बट फेयर आइलैंड्स बस कुछ ही किलोमीटर जब दूर था तभी एलिसा और उसके क्रू की पूरी तरह से फट गई क्योंकि फेयर आइलैंड के आसमान में एक भयानक ड्रैगन जोर जोर से आग मार रहा था। खौफ में क्यों ना हो, बट एलिसा धीरे धीरे अपने शिप को फेयर आइलैंड के बंदरगाह पे लेके आती है और तभी वहां पर वो पर्पल डेंजरस ड्रैगन लैंड होता है। ये ड्रैगन दूर से तो भयानक दिख रहा था, बट पास में उसे देखने पर एलिसा को ऐसा लगा कि ये एनिमल तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एनिमल है। और ये ड्रैगन और कोई नहीं था, ये था ड्रीम फायर। और उस ड्रीम फायर से एकदम स्वैग में जंप करके उतरती है रेना टारगेरियन।
एकदम पतली कमर वाली स्लेंडर फिगर, सिल्वर हेयर, पर्पल आईज और ऐसी जॉ लाइन जो किसी लोहे को भी काट दे। ऐसे खूबसूरत बैडएस रेना को देखते ही एलिसा की तो धड़कन ही तेज हो गई। बट इसी के साथ साथ दूसरे तरफ एलिसा को जो फेयर आइलैंड के बंदर पे एक अलग ही रिस्पेक्ट मिला था, वो देख के तो रेना भी इंप्रेस हो गई। सो इसी के साथ साथ रेना और एलिसा, ये जो एक आइकॉनिक कपल आगे होने वाला था, उनकी ऐसी पहली मुलाकात हुई और वेस्टेरोस के इतिहास की एक लेजेंडरी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। रेना के हस्बैंड एगोन द अनक्राउंड को मेगोर द क्रूएल ने मार गिराया था और उसके मरने के बाद रेना फेयर आइलैंड में मेहमान बन के आई थी। रेना और उसकी दो छोटी क्यूट बेटियां प्रिंसेस एरिया और रेला को फेयर आइलैंड पे पनाह चाहिए थी और इसीलिए वो वहां पे रहने लगे थे। लॉर्ड ऑफ कैसरली रॉक लाइमन लैनिस्टर ने अपने बैनरमैन मार्क फार्मन को हुक्म दिया था कि रेना को सही सलामत फेयर कैसल में रखा जाए और उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी की जाए। इसीलिए रेना अभी फेयर कैसल पे रहने लगती है। जब इतने दिन एलिसा फेयर आइलैंड्स पे नहीं थी, तभी रेना और एंड्रू फार्मन की पहले से ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। बट फ्रैंकलिन फार्मन फॉर सम रीजन रेना को पसंद नहीं करता। वो हमेशा कुछ ना कुछ उसको ताने मारता और उसे निगलेक्ट करता रहता। बट रेना और एंड्रू की अच्छी दोस्ती थी। अभी एलिसा के आने के बाद में तो रेना, एलिसा और एंड्रू ऐसे तीनों का एक छोटा ग्रुप बन गया और उन्होंने फेयर आइलैंड पे मजे करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे रेना और एलिसा के बीच की फ्रेंडशिप थोड़ी बहुत प्यार में बदलने लगी थी। बट वो एकदम खुल के एक दूसरे से प्यार तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि दो औरतों के बीच का प्यार ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। अब इसमें एक ठहरी ड्रैगन राइडर ब्यूटीफुल टारगेरियन प्रिंसेस और दूसरी थी फेयर आइलैंड की प्रिंसेस, जिसके एक हुक्म पर आइलैंड के सभी लोग अपनी जान दांव पे लगाने के लिए रेडी थे। कई बार रेना और एलिसा ड्रीम फायर पे बैठ के फेयर आइलैंड के ऊपर घंटों घंटों तक उड़ते रहते हैं और कई बार एलिसा भी रेना को अपने जहाज में से खूबसूरत सनसेट सी की सैर कराती। दोनों औरतों के बीच में क्विकली अट्रैक्शन बढ़ा था और वो एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार करने लगे। बट देन इसी में 47 एसी के आसपास मेगोर द क्रूएल ने फेयर आइलैंड में एक संदेशा भेजा कि रेना टारगेरियन अगर वहां पे है तो उसे किंग्स लैंडिंग भेजा जाए, वरना वो खुद बलेरियन पे बैठ के वहां पे आएगा और उसे अगर रेना मिलती है तो वो पूरे फेयर आइलैंड को जला देगा। अब मेगोर द क्रूएल का खौफ तो पहले से ही पूरे वेस्टेरोस में था। किंग मेगोर ने रेना की डिमांड की थी और वो चाहता था कि रेना को किंग्स लैंडिंग लाया जाए और इस वजह से लॉर्ड मार्क फार्मन की भी काफी फट गई थी। बट वो क्या करेंगे, जो भी करना था वो था रेना के ऊपर। सो इसी में एलिसा ने अपने क्लोज फ्रेंड रेना को सीधा बोल दिया कि हम दोनों जहाज में बैठकर कहीं दूर भाग जाते हैं जहां पर हमें मेगोर पकड़ ही नहीं पाएगा। बट रेना ने इस बात को मना कर दिया क्योंकि वो दोनों तो भाग जाएंगे, बट उनके जाने के बाद में मेगोर को अगर पता चलता है कि रेना यहां पे फेयर आइलैंड में पहले रुकी थी तो मेगोर वो पूरा फेयर आइलैंड जला सकता था, वो वहां पे सबको मार देता। और इसीलिए रेना ने डिसाइड किया कि वो चुपचाप किंग्स लैंडिंग जाके सरेंडर करेगी। सो इसके बाद में वहां पे किंग्स लैंडिंग में रेना मेगोर के 6 वाइव्स में से एक बनी थी, जिन्हें आगे वेस्टेरोस में सब लोग ब्लैक ब्राइड्स कहने लगे। सो गाइज, अब मेगोर और उसके ब्लैक ब्राइड्स का क्या हुआ, रेना किंग्स लैंडिंग से कैसे भाग निकली, मेगोर द क्रूएल कैसे एकदम मिस्टीरियसली मारा गया और मेगोर के मरने के बाद सिर्फ 14 साल का जहेरिस कैसे राजा बना, ये जो सारी अलग अलग स्टोरीज थी वो सभी हमने पिछले चैप्टर्स में अच्छे से देखी है, तो इसमें इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। वो सभी चीजें आपको अगर वापस देखनी है तो मेंशन किए हुए आप सारे चैप्टर्स देख सकते हो, सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सो ये मेंशन किए हुए सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ईयर 47 और 48 एसी में यही कुछ 1.5 साल में होते हैं। सो
अब हम सीधा आते हैं 48 एसी के आखिर में, जब जहेरिस का कोरोनेशन ओल्ड टाउन में होता है। ओल्ड टाउन में जहेरिस का कोरोनेशन होने के बाद रेना को अब वापस फेयर आइलैंड जाने का मन करने लगा था, क्योंकि उसे अपने प्यार एलिसा की बहुत याद सताने लगी थी। इवेंचुअली 48 एसी के एंड में रेना वापस फेयर आइलैंड पे पहुंचती है, और कुछ ही महीनों के बाद 49 एसी के शुरुआत में रेना ने एंड्रू फार्मान से शादी की, ताकि वो एलिसा के साथ साथ फेयर आइलैंड पर ही रह सके। रेना और एंड्रू के इस शादी में रेना के पुराने फ्रेंड्स समांथा स्टोकवर्थ और एलेन रॉयस भी आए थे, जो शादी के बाद भी फेयर कैसल पे ही रुक गए। और इसी के साथ साथ हमें देखने मिला 4 लड़कियों का ग्रुप, दैट इज द 4 हेडेड बीस्ट, रेना टारगेरियन, एलिसा फार्मान, एलेन रॉयस एंड समांथा स्टोकवर्थ। सो फ्रेंड्स, अभी 4 हेडेड बीस्ट के साथ क्या हुआ वो भी कहानी हमने अच्छे से एक चैप्टर में देखी है, इसीलिए मैं यहां पे वापस थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। 48 एसी के बाद में ऑलमोस्ट आगे 2 सालों तक 4 हेडेड बीस्ट ने फेयर आइलैंड पे बहुत मजे किए। रेना ने शादी तो एंड्रू फार्मान से की थी, बट वो एकदम ही निकम्मा मंदबुद्धि लौंडा था। असली प्यार तो रेना और एलिसा के बीच में था। इसी में रेना के शी ड्रैगन ड्रीम फायर को 3 मैसिव ड्रैगन एग्स हुए, जिन्हें रेना अच्छे से गर्म एनवायरनमेंट में रखने लगी थी, ताकि वो इवेंचुअली हैच हो जाए और उसे 3 नए ड्रैगन्स मिले। फिर 50 एसी में लॉर्ड मार्क फार्मान मरने के बाद में फ्रैंकलिन फार्मान लॉर्ड ऑफ फेयर कैसल बना। मैंने पहले भी बताया था कि फ्रैंकलिन हेटेड रेना, और अब तो वो 4 हेडेड बीस्ट से भी बेहद नफरत करता। फेयर कैसल का लॉर्ड बनने के बाद में फ्रैंकलिन ने झट से हुक्म दिया कि रेना और एंड्रू फार्मान फेयर आइलैंड से निकल जाए, और उसने जबरदस्ती अपने सिस्टर एलिसा को बंदी बना के रख दिया। बट हम तो जानते हैं कि फेयर आइलैंड के लोग फ्रैंकलिन से ज्यादा एलिसा को पसंद करते थे। कुछ फार्मान सोल्जर्स ने जान की बाजी लगाकर एलिसा को रिहा कर दिया, और इस तरीके से एलिसा फ्रैंकलिन के चंगुल से भागकर वो पहुंचती है फेयर कैसल के बंदरगाह पर, जहां पर एलिसा का खुद का जहाज मेडन्स फैंसी रेडी था। मेडन्स फैंसी नाम के जहाज में पहले से ही एलिसा के 4 हेडेड बीस्ट के दोस्त रेना, समांथा और एलन मौजूद थे, और इवन एंड्रू भी वही था। एलिसा बंदरगाह पे वैसे शिप में जाने ही वाली थी कि तभी वहां पे फ्रैंकलिन आता है, और वो अपने ही सिस्टर को मेडन्स फैंसी जहाज में जाने नहीं देता। उस कमीने फ्रैंकलिन ने अपने ही छोटे बहन के साथ में बदतमीजी करके उसे बंदी बना दिया। बट फ्रैंकलिन ये भूल गया था कि उस बंदरगाह के लोग अभी भी एलिसा को उससे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। फ्रैंकलिन ने जैसे ही एलिसा को बंदी बनाना चाहा, तभी बंदरगाह पे मौजूद 200 से ज्यादा अलग अलग सेलर्स, जहाज के कैप्टन्स और कई सारे अलग अलग मछुआरे, इन सभी ने अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाली। फ्रैंकलिन के सोल्जर्स तो यही कुछ 30 से 40 थे, और उसके खिलाफ 200 से ज्यादा मछुआरों और सेलर्स ने तलवारें निकाली थी। तब ये देख के फ्रैंकलिन की तो वैसी फट गई थी, बट फिर भी वो गुस्से में जोर से चिल्लाता है, यू फूल्स, डू यू नो हु आई एम? आई एम अ लॉर्ड ऑफ फेयर कैसल। मैं तुम सभी का धंधा बंद कर सकता हूं, तुम सबका फेयर आइलैंड में आने का लाइसेंस में रद्द कर दूंगा। फ्रैंकलिन आगे इसके बाद में कुछ भी ज्ञान दे, उसके पहले तभी वहां पर एक गरीब अंकल टाइप मछुआरा चिल्लाता है, अबे चुप, आप रहोगे फेयर कैसल के लॉर्ड, बट एलिसा हमारी प्रिंसेस है। हम सब ने उसके सामने बेंड नी सालों पहले किया था। जब तुम फेयर कैसल में हमारी पकड़ी हुई मछलियां खाते थे, तब एलिसा हमारे साथ में हमारे शिप्स पर मेहनत करती थी। इतने में वहां पर और एक दूसरा बैडएस कैप्टन आगे आके कहता है, लॉर्ड फ्रैंकलिन, लेट हर गो, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, प्रिंसेस एलिसा का हाथ छोड़ दो और उसे जाने दो, वरना
वरना क्या, हाँ वरना क्या, ऐसे पागलों की तरह चिल्लाते हुए फ्रैंकलिन ने अपनी खुद की तलवार बाहर निकाली और वहीं पे बंदरगाह पे एक छोटी लड़ाई शुरू होती है। सो छोटी फाइट शुरू होती है और सब लोग एक दूसरे को नॉकआउट करने लगते हैं और इसी पूरे प्रॉब्लम्स के बीच में वो अंकल टाइप चाचा मछुआरा एलिसा को सेफली मेडन्स फैंसी के जहाज में लेके जाती है, जहां पर एलिसा अपने 4 हेडेड बीस्ट के दोस्त और अपने छोटे भाई एंड्रू को गले लगाती है। दूसरे तरफ अलग अलग मछुआरे और क्रू मेंबर्स ने फ्रैंकलिन के कई सारे सोल्जर्स को इंजर्ड कर दिया और इवन फ्रैंकलिन को भी बंदी बना दिया। जिस कैप्टन ने फ्रैंकलिन को चुनौती दी थी उसी ने फ्रैंकलिन के गले पे तलवार रखी थी। उसने फ्रैंकलिन को वहां पे बंदी बना के रखा था। वो चाहता तो वो वहीं पे वही फ्रैंकलिन को मार सकता था, बट एलिसा उन्हें वहां पे रोकती है। एलिसा जहाज से ही चिल्ला के कहती है कि फ्रैंकलिन, हमें ढूंढने की कोशिश मत करो, फेयर कैसल को तुम्हारी जरूरत है और यहां पर तुम समझदारी से अच्छे से रूल करना। अपने पापा ने जो भी सिखाया है वो अच्छे से याद करो, हमें वापस ढूंढने की कोशिश मत करना। ऐसे कहने के बाद में इतने में वहां पे मेडन्स फैंसी जहाज के बड़े बड़े व्हाइट सेल्स नीचे आते हैं और मेडन्स फैंसी जहाज लैनिस्पोर्ट के लिए निकल जाता है। बंदरगाह पे मौजूद कैप्टन और अलग अलग मछुआरे जानबूझ के फ्रैंकलिन के सोल्जर को पानी में फेंक देते हैं और इवन वो कैप्टन भी फ्रैंकलिन के बम पे एक लात मार के उसे पानी में फेंका देता है और बंदरगाह पे मौजूद सब लोग फ्रैंकलिन का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। और इसी के साथ साथ एलिसा और रहना निकलते हैं लैनिस्पोर्ट। सो 49 एसी के आखिर में एलिसा फारमान अपने प्यार रहना के साथ कैसरली रॉक पर तो भाग के आ गई थी, बट वहां पे आने के बाद उसके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि उसे रहना के साथ यहां वहां वेस्टेरोस में घूमना पड़ा। सो सबसे पहले तो कैसरली रॉक पर रहना को पता चलता है कि लैनिस्टर्स की नजर उसके 3 ड्रैगन एक्स पर है, इसीलिए वो अपने 4 हेडेड बीस्ट के साथ में किंग्स लैंडिंग लौट जाती है। और फिर किंग्स लैंडिंग में रहना को रहना नहीं था, तो न्यू किंग जहेरिस ने अपने बड़े बहन रहना को ड्रैगन स्टोन भेज दिया और ये सब कुछ भी हमने अच्छे से इन डेप्थ कुछ और चैप्टर्स में देखा ये था। सो 50 एसी से एलिसा को अपने गर्लफ्रेंड रहना, एलेन, समांथा और एंड्रू के साथ साथ ड्रैगन स्टोन पर सेटल होना पड़ा। 50 एसी से लेके 53 एसी तक एलिसा अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्रैगन स्टोन पर ही रही थी और यहां भी 4 हेडेड बीस्ट के औरतों ने बहुत मजे किए। इन दिनों में रहना को सभी लोग क्वीन इन द ईस्ट करके बुलाने लगे थे, बट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एलिसा को कुछ और ही चीजों की याद आने लगी थी। एलिसा रहना से बेहद प्यार करती थी, इसीलिए तो वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ में ड्रैगन स्टोन पे रहने आई। बट मैंने इस वीडियो में पहले ही बताया था कि एलिसा का असली प्यार, जो कि पहला प्यार था, वो था समुंदर में जहाज चलाना। एलिसा को अपने खूबसूरत नीले समुंदर सनसेट सी की याद सताने लगी थी और उसी याद में वो बहुत सैड हो जाती। इसी में ड्रैगन स्टोन का जो पूरा माहौल था वो एकदम ही डिप्रेसिंग रहता। ड्रैगन स्टोन पे तो पहले ही कुछ ज्यादा बीचेस वगैरह थे नहीं और जो कुछ भी छोटे मोटे बीचेस थे वो फेयर आइलैंड के तरह खूबसूरत नहीं थे। ड्रैगन स्टोन का एनवायरनमेंट मतलब एकदम ही ह्यूमिड, थोड़ा सा गर्म एनवायरनमेंट था और वहां का पूरा ज्वालामुखी वाला एरिया, वहां का अजीब सा कभी सूरज की किरणें भी ना पड़े ऐसा एकदम ही कुछ अंधेरे वाला माहौल, ऐसी सभी चीजें एलिसा को बहुत ही डिप्रेस करा देती। एलिसा ने बचपन से ही समुंदर में जहाज चलाने के सपने देखे थे, इसीलिए उसे अब ड्रैगन स्टोन पर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ मजे करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही थी। एलिसा ने कई बार रहना को बताया कि उसे एक कोई जहाज दिया जाए जिसे वो अलग अलग बंदरगाह पे लेके जा सके, बट रहना ने वैसे करने से सीधा मना कर दिया, जिसके कारण रहना और एलिसा के बीच में थोड़े से प्रॉब्लम शुरू होते हैं। इसी में इतने समय ड्रैगन स्टोन पर रह के रहना के भी तेवर थोड़े से बदलने लगे थे। रहना अब थोड़ी सी गुस्सेल होने लगी थी और उसके वजह से भी एलिसा और रहना के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। रहना के ऐसे गुस्सेल बर्ताव का बड़ा
रीजन था उसकी बेटी प्रिंसेस एरिया। प्रिंसेस एरिया मतलब एकदम ही नॉटी किड जिसने पूरे ड्रैगनस्टोन पे एक अलग ही हंगामा करके रखा था। एरिया किसी की बात नहीं सुनती और अपने मां रेना को कुछ भी भला बुरा उल्टा सीधा बोल देती। इस प्रिंसेस एरिया और एलिसा फारमान में बट एक अलग ही स्पेशल फ्रेंडशिप हुई थी। सो ऐसे ही यही कुछ 3.5 साल से ज्यादा गुजर गए थे और 54 एसी के शुरुआत में ऐसा कुछ हुआ जिसने एलिसा और रेना की जिंदगी बदल दी। अब आखिर ऐसा क्या इंटेंस हादसा हुआ था उसके बारे में हमें फायर एंड ब्लड के बुक में भी एग्जैक्टली कुछ पता नहीं है। ये इंसिडेंट हमें ड्रैगनस्टोन के मेस्टर कुलीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलता है। सो अकॉर्डिंग टू मेस्टर कुलीपर वो एक रात ऐसे ही रेना के कमरे के बाहर थे और अचानक उन्हें रेना के कमरे से जोर जोर से चीखें सुनाई देती है। उन्हें भी एग्जैक्टली क्या हुआ वो पता नहीं था बट उन्हें इतना पता था कि रेना और एलिसा के बीच में कुछ झगड़ा शुरू था। तो कुलीपर ने थोड़ा सा बाहर से सुना कि आखिर क्या चल रहा था। उन्हें बस रेना की बस यहां वहां से छोटी मोटी चीखें सुनाई दी थी और उन्हें सबसे अच्छे से सुनाई दिया कि रेना ने एलिसा को सीधा कह दिया था अगर तुम्हें अपने समुंदर से मुझसे ज्यादा प्यार है तो निकल जाओ, आई डोंट केयर, बट वापस यहां पे कभी लौट के मत आना, अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मिस्टर कुलीपर भी ये बाहर सुन के थोड़े शॉक्ड रह गए थे और उन्होंने देखा कि इमोशनल एलिसा रोते रोते रेना के कमरे से बाहर निकली और तभी वहां पर मिस्टर कुलीपर और एलिसा फारमान एक दूसरे के सामने आए थे। मिस्टर कुलीपर के माने तो एलिसा के आंखों में आंसू तो थे बट एक अलग सी ही उसके आंखों में आग थी जो वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सो एलिसा वहां पे कुलीपर के सामने कुछ बात नहीं करती और वो वहां से चली गई। सो इस तरह से दो आइकॉनिक लवर्स के बीच में कुछ बड़ा झगड़ा हुआ था और दिल दोनों का टूट गया था बट उनके बीच की वहां पे दरारें कौन मिटाएगा। रेना ने एलिसा को ह्यूमिलिएट करके वहां से जाने के लिए कहा था बट एलिसा जाएगी तो कहां जाएगी, उसका इस दुनिया में आखिर दूसरा था ही कौन। उसका बस एक बड़ा भाई था फ्रैंकलिन जिसके साथ में एलिसा ने पहले से ही नाता तोड़ दिया था। रेना ने इतने गंदे तरीके से ह्यूमिलिएट करने के बाद में उस रात एलिसा सो नहीं पाई। उसके मन में ख्याल आ रहे थे कि वो कोई जहाज बनाकर सीधा सनसेट सी के पार चली जाए, जो होगा देखा जाएगा। उसे अब उसके जान की परवाह नहीं थी, उसे पूरी दुनिया छोड़ के अभी बस सनसेट सी को पार करना था। बट एलिसा ने सोचा कि अगर उसे सनसेट सी को पार करना है तो उसे एक ह्यूज शिप लगेगा और उसे मैसिव क्रू भी लगेगा। बट अभी अगर उसे इतना बड़ा जहाज बिल्ड करना है, उस जहाज पर कई सारे लोगों को हायर करना है तो उसे ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। सो अभी करे तो क्या करे। तभी रात के अंधेरे में दिल जले एलिसा फारमान के मन में एक बहुत ही बुरा ख्याल आता है जो उसके सभी प्रॉब्लम्स दूर कर सकता था और वो था रेना के ड्रैगन एग्स की चोरी करना। अब सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के दुनिया में ड्रैगन एग से ज्यादा कीमती चीज क्या ही हो सकती है। एक ड्रैगन एग मतलब बेसिकली हाथ में न्यूक्लियर वेपन होने जैसा था। जिसके पास ड्रैगन्स है वो किसी को भी झुका सकता है। एलिसा को यह बात पता थी कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट लोग ड्रैगन एग पाने के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं और इसीलिए एलिसा ने उस रात दिल पे पत्थर रख के अपने ही प्यार एलिसा को बहुत भयानक धोखा दिया ताकि वो अपने दूसरे प्यार सनसेट सी के तरफ जा सके। उस रात एलिसा ने ड्रैगन एग्स जहां पर रखे थे उस एरिया में एंट्री मारी। एलिसा रेना की खास फ्रेंड है ये सभी को पता ही था और वो अभी ड्रैगनस्टोन पर ऑलमोस्ट 3.5 साल से रह रही थी। सो ऑब्वियसली किसी भी वहां के सोल्जर के दिमाग में ख्याल नहीं आया कि एलिसा को रोके, क्योंकि एलिसा कुछ चोरी वगैरह करेगी ऐसे तो किसी भी सोल्जर के दिमाग में भी नहीं आएगा। एलिसा सभी सोल्जर्स को मस्त स्माइल करते करते ड्रैगन एग्स जहां पे रखे थे वहां पे आती है और वहां पर वो
3 नकली फेक ड्रैगन एग्स को रखकर वो असली 3 ड्रैगन एग्स को चुराकर वहां से छुपके से सीक्रेटली निकल जाती है। अगले ही दिन एकदम सुबह सुबह एलिसा प्रिंसेस एरिया के कमरे में आकर उसे अलविदा कह के वो वहां से निकल जाती है। एलिसा यही कुछ 6-7 मछुआरों का एक छोटा सा क्रू बनाती है जो उसके लिए बहुत लॉयल था, और उनके साथ मिलकर वो अपने मेडन्स फैंसी मीडियम साइज जहाज में बैठकर पहले ड्रिफ्ट मार्क जाती है। फिर ड्रिफ्ट मार्क में एलिसा अपने मेडन्स फैंसी जहाज को बेचकर वहां पे एक छोटा फास्ट तेज तर्रार जहाज वो खरीदती है, क्योंकि उसे डर था कि रेना उसका पीछा ना करे। अगर रेना और उसके ड्रैगन ड्रीम फायर से उसे बचना था तो एलिसा को एकदम सीक्रेटली रहना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए एलिसा ने उसका सबसे फर्स्ट एवर जहाज, उसके दिल का टुकड़ा मेडन्स फैंसी जहाज को बेच दिया और उसने एक छोटा जहाज खरीद लिया और वो सीधा एसोस निकल गई। अभी दूसरे तरफ इस चोरी के बाद में तो रेना के पांव तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि ये चोरी उसी के दोस्त, उसी के प्यार एलिसा ने की थी, और वो क्विकली ड्रीम फायर पे बैठ के किंग्स लैंडिंग आती है, जहां पर उसने अपने छोटे भाई जहेरिस और उसके स्मॉल काउंसिल को सब कुछ सच बता दिया। रेना ने जैसे ही 3 ड्रैगन एग्स की चोरी की बात स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में बताई तो पूरे स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स एकदम खौफ में चुप हो गए और वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली ढूंढने वाले सेप्टन बार्थ भी एकदम हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि ड्रैगन एग्स की ऐसी चोरी मतलब बहुत बड़ा डेंजर था। अब वैसे तो यंग किंग जहेरिस और उसके बड़े बहन रेना में हमेशा से ही छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो रहे ही थे, बट इस बार जहेरिस ने स्मॉल काउंसिल मीटिंग के बीच में ही खड़े होकर अपने बड़े बहन रेना को गले लगाया। इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में क्वीन एलिसन भी शामिल थी और वो भी अपने बहन रेना को शांत करने की कोशिश करने लगती है और उसके वो आंसू पोंछती है, और उसके बाद में वो उसे पूछती है कि दीदी, हम उस चोर एलिसा को जरूर ढूंढ के निकालेंगे, आप प्लीज थोड़ा सोचो, आपको क्या लगता है कि एलिसा कहां गई होगी, आपको क्या लगता है कि एलिसा कहां छुप सकती है। तब रेना ने अपने आंसू पोंछकर अपने आप को संभाल के काउंसिल मेंबर्स को बताया कि उसके फ्रेंड एलिसा को उन ड्रैगन एग्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। उसने सीधा कह दिया कि शी हैज नो लव फॉर ड्रैगन्स, इट्स द गोल्ड शी वांट्स। एलिसा को तो बस ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स चाहिए, सो मुझे पूरा यकीन है कि वो ड्रैगन एग्स को जरूर बेचेगी। ये सुनकर जहेरिस वहां पे स्ट्रिक्टली कहता है कि रेना ने एलिसा जैसे एक एम्बिशियस औरत को ड्रैगन स्टोन पर रख के बहुत बड़ा गलती किया था। अगर उन 3 ड्रैगन एग्स में से 3 ड्रैगन्स पैदा होते हैं और वो टारगेरियंस की बात नहीं सुनेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जहेरिस ने मीटिंग में डिक्लेयर किया कि इस चोरी के बारे में किसी को कानो खबर नहीं पता चले, बट इस चोरी की गॉसिप ड्रैगन स्टोन पे तो सभी को पता थी, इसीलिए ड्रैगन स्टोन से किसी को भी बाहर जाना मना था और किसी को भी ड्रैगन स्टोन में आना बंद कर दिया। और तो और ड्रैगन स्टोन के सारे रेवंस को तहखाने में डाल दिया, ताकि ड्रैगन स्टोन पर से कोई भी ये जो गॉसिप थी कि ड्रैगन एग्स की चोरी हुई है, ये कोई भी गॉसिप बाहर किसी भी लॉर्ड को पता ना चले। किंग जहेरिस और सेप्टन बार्थ का तो यही कहना था कि वेस्टेरोस के इतिहास की ये जो सबसे भयानक बड़ी चोरी हुई है वो राज ही रहे और यही चीज बेहतर होगी। सो फाइनली इस स्मॉल काउंसिल मीटिंग में मास्टर ऑफ कॉइन रेगो ड्राज ने बता दिया कि वो अपने कुछ एसोस के कॉन्टैक्ट से बात करेगा। रेगो ने प्लान किया कि वो अपने कॉन्टैक्ट्स को पैसे खिलाएगा ताकि वो कुछ तो एलिसा की इंफॉर्मेशन, कुछ एलिसा रिलेटेड न्यूज वो वहां से ढूंढ निकाल सके। यही कुछ 1 महीना बीत जाता है, बट एलिसा की कुछ भी खबर रेगो के खबरियों को पता नहीं चलती। सब
सब लोग एक एक करके फेल होने लगते हैं, और वो होंगे भी क्यों नहीं। एलिसा ने अभी रेना से छुपने के लिए एक सीक्रेट आइडेंटिटी बना ली थी। एलिसा ने एक्चुअली अपना नाम चेंज कर दिया। अब इस दुनिया में कोई भी एलिसा फारमान नहीं थी। एलिसा ने अपना नाम चेंज करके एक नया नाम रख दिया, जो था एलिस वेस्टहिल। एलिसा ने एलिस वेस्टहिल नाम लिया और सबसे पहले तो वो पेंटोस गई। फिर वहां पर उसने और एक नया जहाज लिया जिसके जरिए वो ब्रावोस चली गई, जहां पे उसकी मीटिंग होती है पूरे नोन वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के साथ में। सो हम जानते हैं कि कई बार आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस टारगेरियन किंग्स को लोन देता है ताकि टारगेरियन किंग्स वेस्टेरोस को डेवलप कर सके, और इस आयरन बैंक के ओनर्स में ये सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस आता है। सो आप इमेजिन ही कर सकते होंगे कि सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस कितना रिच होगा। एक तरीके से वो आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस का ओनर था। सो यू कैन जस्ट इमेजिन। देखा जाए तो पूरा ब्रावोस इस सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के कब्जे में था, और ब्रावोस के सभी बड़े बड़े बिजनेसेस उसके अंडर आते हैं। सो सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के साथ में मीटिंग शुरू हुआ, और यहां पर एलिसा ने अपने आप को एलिस वेस्टहिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया। बट यहां पे सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने उसे बराबर से पहचान कर सीधा कह दिया कि तुम्हारा असली नाम एलिस वेस्टहिल नहीं है, तुम्हारा नाम है एलिसा फारमान, इजंट इट। सो ऑब्वियसली सी लॉर्ड भी कोई ऐसा एरा गैरा इंसान तो था नहीं। उसे पता था कि एलिस वेस्टहिल मतलब एलिसा फारमान ही है। एलिसा उसे ऐसे नाम बदल के उल्लू नहीं बना सकती थी। बट सी लॉर्ड को उसकी पहचान पता है, ये जान के भी एलिसा बिल्कुल डरी नहीं। उल्टा जब सी लॉर्ड ने कहा कि तुम्हारा नाम एलिस नहीं एलिसा है, तब एलिसा वहां पे हंसती है और उसने एकदम स्वैग में बातचीत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपने बातों से सी लॉर्ड को इंप्रेस करना शुरू कर दिया, और इवेंचुअली इस मीटिंग में एलिसा या कहो एलिस वेस्टहिल ने उसके 3 ड्रैगन एग सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस को ऑफर कर दिए, जिसके बदले में सी लॉर्ड ने ढेर सारा सोना एलिस वेस्टहिल को देना कबूल कर दिया। अब चाहे तो यहां पर सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस एलिसा को धोखा दे सकता था और उसे वो सीधा किंग जहेरिस के हवाले कर सकता था, मगर सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने वैसा नहीं किया, क्योंकि सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस को ऐसे कुछ अलग अलग चीजों को कलेक्ट करना बहुत पसंद था। सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस मतलब एकदम ही शौकीन बंदा था, जिसे दुनिया के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग एनिमल्स और जितनी ढेर तरह की चीजें हो सकती है उतनी उसे चीजें इकट्ठा करना पसंद था। और उसका सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस का जो मैंशन था, वो मैंशन मतलब दुनिया का एक सबसे अनोखा अजूबा रहा था। सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के मैंशन में ऐसी अलग अलग चीजें हमें देखने मिलती है जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं होती। सो ये सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस एक एकदम ही यूनिक बंदा था, और उसे जब पता चलता है कि इस बंदी के पास में यानी कि एलिसा के पास में 3 ड्रैगन एग्स असली हो सकते हैं, तो उसे वो एंटरटेन करने का फैसला करता है, और इसीलिए ये मीटिंग हो पाती है। सो गाइज अभी मैं यहां पे बता दूं कि इसके बाद में आगे वीडियो में मैं एलिसा फारमान करके नहीं बोलूंगा। अब से मैं एलिसा को एलिस वेस्टहिल करके ही बताऊंगा, क्योंकि इसकी बात की स्टोरी इतिहास के पन्नों में एलिस वेस्टहिल करके ही जानी गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट एलिस वेस्टहिल फ्रॉम नाउ ऑन, नॉट एलिसा फारमान। बट मैं जब भी एलिस वेस्टहिल की बात कर रहा हूं, मतलब मैं एलिसा फारमान की ही बात कर रहा हूं। सो लेट्स मूव अहेड। सो अभी ऑब्वियसली सी लॉर्ड ने ये ड्रैगन एग्स असली है या नकली, वो पहले एक वलेरियन मेस्टर से कंफर्म कराया, और उसी के बाद में सी लॉर्ड ने एलिस के साथ में हाथ मिलाया, एंड जस्ट लाइक दैट डील वाज डन। सो फ्रेंड्स अभी इस मीटिंग के बाद में चाहे तो सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस एलिस के साथ में धोखा कर सकता था। I mean, अगर सी लॉर्ड चाहे तो वो ड्रैगन एग्स को हासिल करने के बाद में एलिस का मर्डर कर सकता
था और उसे एलिस को ज्यादा कुछ गोल्ड कॉइन्स भी देने नहीं पड़ते। बट सी लॉर्ड ने वैसा नहीं किया, क्योंकि सी लॉर्ड कोई ऐसा एरा गेरा बंदा नहीं है। सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के भी अपने उसूल थे, उसकी जबान अनशेकेबल थी। एक बार उसने अगर कुछ वर्ड दिया तो वो उसे पूरा करता ही था। एक बार सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने किसी के साथ हाथ मिलाया तो वो अपने प्रॉमिस से कभी नहीं मुकरता। और इसीलिए एक्चुअली पूरे नोन वर्ल्ड में सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस फेमस भी था और उसके बारे में एलिस को भी अच्छे से पता था। और इसीलिए उसने दुनिया भर के सभी रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लोगों में से ड्रैगन एग्स सिर्फ सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस को बेचने का डिसाइड किया था, क्योंकि वो अपने जबान से कभी पीछे नहीं मुकरता। मीटिंग में एलिस ने सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस से ऐसी बातें की थी कि जिससे सी लॉर्ड खुद बहुत ही इंप्रेस हो गया था। एलिस ने उसे बताया था कि आप ये ड्रैगन एग्स रखो, बट मुझे एक ब्रावोस में सीक्रेट लोकेशन बताना जहां पर मैं अपने सपनों का एक मैसिव जहाज बना सकूं। एलिस ने सी लॉर्ड को कहा कि आप जो भी मुझे सोना दोगे उससे मैं एक जहाज बनाऊंगी। सो सी लॉर्ड ने तभी उसे पूछा था कि इस जहाज के साथ तुम क्या करोगी? तो बैडएस एलिस ने वहां पे जवाब दिया कि मैं उस जहाज को लेके सनसेट सी को पार करूंगी। आई विल चेस द सन माय लॉर्ड, आई विल सर्च न्यू लैंड्स बियॉन्ड द सनसेट सी। ये सुन के तो सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस भी शॉक्ड हो गया था। उसने कहा कि सनसेट सी में आज तक किसी ने भी जहाज नहीं चलाया और जिसने भी उसे क्रॉस करने की कोशिश की वो कभी भी लौट के नहीं आया। इवन सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने शॉक्ड होकर एलिस को पूछा कि आखिर तुम ऐसा कौन सा जहाज बनाओगी जो एकदम डीप सनसेट सी में जा सके? तो एलिस ने अपने छोटे से बैग में से सी लॉर्ड को उसके ड्रीम शिप के पूरे डिजाइन दिखाए। सो दोस्तों, एलिस को जहाज वगैरह चलाना तो आता ही था, बट एलिस एक तरीके से इंजीनियर भी थी। उसे जहाज बिल्ड कैसे करना है वो भी एकदम अच्छी तरीके से आता था। एलिस को कैसा जहाज बिल्ड करना है उसके प्लान्स वगैरह देख के तो सी लॉर्ड के होश ही उड़ गए। वहां पर उसी मीटिंग में सी लॉर्ड ने एलिस को जहाज और समुद्र में सेलिंग को लेकर ढेर सारे सवाल किए और एलिस ने उन सभी क्वेश्चंस के एकदम इजीली आंसर किए, जिससे सी लॉर्ड बेहद इंप्रेस हो गया। सो हमारी एलिसा यानी कि एलिस वेस्टहिल जब फेयर आइलैंड पे रहती थी तभी वो सिर्फ जहाज वगैरह कैसे चलाना है वो नहीं सीखती थी, उसके पास जहाज कैसे बनाया जाता है उसका भी एकदम इन डेप्थ नॉलेज था। वो सेलर तो थी ही, बट उसने एक तरह से शिप बिल्डिंग की भी पीएचडी करके रखी थी। जब इस मिस्टीरियस एलिस वेस्टहिल का जहाज बिल्ड करने का और समुद्र में जहाज चलाने का नॉलेज सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने सुना तो उनके पसीने छूट गए। सी लॉर्ड को तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह औरत इतनी टैलेंटेड कैसे है। सी लॉर्ड इसी वजह से एलिस से एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड हुआ था और उसने तुरंत एलिस वेस्टहिल के लिए एक ब्रावोस का सीक्रेट शिपयार्ड रिजर्व कर दिया, जहां पर एलिस अलग अलग इंजीनियर्स और बहुत सारे वर्कर्स के जरिए वहां पे एक जहाज बनाएगी। सो कंस्ट्रक्शन वाज ऑन। सी लॉर्ड ने एलिस को परमिशन दे दी थी कि उसके एक सीक्रेट शिपयार्ड में जहाज बनाया जाए। इसी के साथ साथ सी लॉर्ड ने एलिस वेस्टहिल के लिए एसोस के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अलग अलग शिप बिल्डर्स को भी बुलाया ताकि वो इस जहाज पर काम कर सके। एलिस वेस्टहिल एक तरीके से इस ह्यूज जहाज को बिल्ड करने के प्रोजेक्ट की हेड इंजीनियर थी और उसके अंडर सभी लोग काम करने लगे। 3 ड्रैगन एग्स बेचने के वजह से एलिस के पास में इतना सोना था कि उसके पास उतना सोना रखने के लिए जगह नहीं थी। सो इसीलिए एलिस ने आयन बैंक ऑफ ब्रावोस में अपना एक अकाउंट खोला और वहां पर उसने अपना ढेर सारा गोल्ड डिपॉजिट कर दिया और इसी के बाद में शुरू हुआ वेस्टेरोस के सबसे आइकॉनिक
आइकॉनिक, सबसे लेजेंडरी जहाज द सन चेसर का कंस्ट्रक्शन शुरू होने के पहले ही एलिस ने इस जहाज को सन चेसर नाम दिया था, क्योंकि इस जहाज के जरिए वो सन को चेस करना चाहती थी। वो सनसेट सी को पार करके एक तरीके से वो सूरज का पीछा करने वाली थी, सन को चेस करने वाली थी। सो इस मैसिव सन चेसर जहाज के कंस्ट्रक्शन के लिए एंडालोस के माउंटेन्स और कोहर के घने जंगलों में से वुड लाया गया, जो कि पूरे नोन वर्ल्ड में सबसे पावरफुल वुड यानी सबसे पावरफुल लकड़ी माना जाता था। हिल्स ऑफ नॉर्वोस में भर भर के प्योर लोहा मिलता था और वहीं से सन चेसर को बिल्ड करने के लिए आयरन यानी कि लोहा लाया गया। फिर नजदीक बसे हुए लोराथ से लेदर और शिप में लगने वाले बड़े बड़े विंड सेल्स को लाया गया। सो ऐसे ही इस सन चेसर के कंस्ट्रक्शन में जो कुछ भी लग रहा था वो सब कुछ दुनिया भर से अलग अलग जगहों से इंपोर्ट किया गया और एक तरीके से ये सारी चीजें दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट और एकदम जबरदस्त रही थी। सो धीरे धीरे इस सन चेसर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। एलिस ने सन चेसर जहाज का डिजाइन ऐसा बनाया था कि यह जहाज सबसे तेज तूफान और एक साथ 10 से भी ज्यादा पायरेट्स के जहाजों के हमले को आसानी से झेल पाए। अब एलिस के पास में करोड़्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स होने के वजह से उसके ड्रीम जहाज सन चेसर का ये कंस्ट्रक्शन नॉन स्टॉप 24/7 शुरू हुआ था। कहा जाता है सालों बाद इसी मैसिव सन चेसर जहाज के ब्लूप्रिंट्स को साक्षात लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने भी स्टडी किया था, ताकि वो अपने खुद के लेजेंडरी जहाज सी स्नेक को डिजाइन कर सके। सो गाइज, अब एलिस वेस्टहिल के सन चेसर का कंस्ट्रक्शन तो जोरों शोरों से शुरू हो गया था और ऑलमोस्ट 1 साल गुजर गया, बट तभी रेगोड्राज ने भेजे हुए खबरियों को इस जहाज के कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया और वो खबरी लोग एलिस के जहाज की इंफॉर्मेशन किंग्स लैंडिंग में भेजने वाले थे। बट सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने उन खबरियों को यानी उन इंफॉर्मेंट्स को रातों रात गायब कर दिया। और सी लॉर्ड ने ये कैसे किया होगा? अब हम ब्रावोस में हैं तो फेसलेस मैन के डेंजरस असैसिन्स कैसे पीछे रहेंगे? दिस इज ब्रावोस। यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही उड़ के किंग्स लैंडिंग पहुंच नहीं सकती। सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने एलिस वेस्टहिल और एलिस के जहाज के सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी उठाई थी। सी लॉर्ड ने पूरे ब्रावोस में सब जगह पर फेसलेस मैन के डेंजरस असासिन तैनात किए थे और उन असासिन्स को रेगो के इंफॉर्मेंट्स के बारे में जैसे ही पता चला तब उन असासिन्स ने क्या और कैसे कुछ अलग अलग फेसेस चेंज किए, क्या किया उसका कुछ पता नहीं। बट एलिस के जहाज की इंफॉर्मेशन किंग्स लैंडिंग तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। उन फेसलेस मैन के डेंजरस असैसिन्स ने इंफॉर्मेंट्स को रातों रात गायब कर दिया था। सो 54 एसी के एंड से 55 एसी के एंड तक एलिसा फार्मान या कहूँ एलिस वेस्टहिल का मैसिव सन चेसर का जहाज बन के रेडी हो गया। अब सन चेसर का समय आ गया था कि वो सन को जाके चेस करे, सनसेट सी को आर पार कर दे। अब शिप तो बन गया, बट एलिस को इस मैसिव जहाज के लिए अच्छा भरोसेमंद क्रू चाहिए था। 1 साल ब्रावोस में सीक्रेटली रहते रहते एलिस से सभी लोग बेहद खुश और इंप्रेस हो गए थे। सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने खुद अपने कुछ भरोसेमंद शिप कैप्टन्स को बुलाया और कहा कि तुम एलिस वेस्टहिल को सनसेट सी पार करने में मदद करो, वो तुम सबकी एक अच्छी कैप्टन बनेगी। उसके इस हिस्टोरिक प्लान में आप सब लोग उसकी मदद करो। ऐसे सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने उसके कुछ खास भरोसेमंद शिप कैप्टन्स को कहा। अब ये सुन के पहले
पहले तो वो सभी कैप्टन सीधा हंस दिए कि ये औरत क्या कैप्टन बनेगी, वो क्या हमें समझाएगी, वो क्या शिप को संभालेगी। बट जब उन सभी ने एलिस से बात करनी शुरू की तब उन्हें पता चला कि ये कोई मामूली औरत नहीं है। और उसके बाद में उन कैप्टन्स ने जब सन चेसर जहाज को देखा तब तो उनका लिटरली जॉ ड्रॉप हो गया था। वो सभी कैप्टन्स एकदम दंग रह गए। एलिस ने एक छोटा स्पीच देते हुए कहा कि आप सभी लेजेंडरी कैप्टन्स और आपका क्रू मुझे इस सफर में मदद कीजिए, हम सनसेट सी को जरूर पार करेंगे, मैं आपको जितना सोना चाहिए उतना देने के लिए तैयार हूं। तब एक कैप्टन आगे आके हंस के कहता है, लेडी एलिस हमें पैसे नहीं चाहिए, हम बस आपके इस सफर में साथ देना चाहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जहाज सन चेसर पे काम करने का हमें बस ऑनर दीजिए। ऐसा कहते ही वहां के सभी लोग ताली और सीटी मारने लगे। वहीं पे मीटिंग में सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस भी था और उसके चेहरे पे भी एक मुस्कान आती है। इवेंचुअली वो दिन आता है जब सन चेसर अपने सफर पे निकल पड़ी। एलिस अभी निकलने वाली थी और उसके निकलने के पहले सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस अभी बहुत इमोशनल हो गया था। एलिस के हाथों को किस करके सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने उसे अलविदा कहा। एक साल में सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस और एलिस वेस्टहिल बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। वहां पे सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने कहा, गो विथ केयर माई लेडी, मेन आर हंटिंग फॉर यू। ब्रावोस और सब जगह एसोस में आपके बारे में पूछताछ चालू है और आपके सर पे अभी बहुत बड़ा इनाम है, सो प्लीज टेक केयर। इमोशनल सी लॉर्ड को देख के एलिस भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी और एलिस ने सी लॉर्ड के गालों पर किस करके कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और फिर इसी के साथ साथ 56 एसी के शुरुआत में एलिस वेस्टहिल के सन चेसर जहाज की आइकॉनिक वॉयेज शुरू हो गई। सन चेसर सबसे पहले पेंटोस में और फिर टायरोस के शहर में रुका था और कुछ सप्लाईज वगैरह भरने के बाद में कैप्टन एलिस को और भी क्रू की जरूरत थी। सो उसने और कुछ जाबाज सेलर्स और सेल स्वॉर्ड्स को मुंह मांगी कीमत दे के अपने जहाज पे रख लिया। इसमें कुछ एकदम ही जबरदस्त सेल स्वॉर्ड नाइट्स और कुछ तगड़े क्रॉसबोमैन शामिल थे। ऐसे कुछ तगड़े सेल स्वॉर्ड्स और क्रॉसबोमैन की एलिसा को जरूरत थी क्योंकि कुछ ही दिनों में उसका सन चेसर का जहाज स्टेपस्टोन्स के पायरेट से भरे हुए इलाके में से गुजरने वाला था। तो ऑब्वियसली वहां पे खतरा हो सकता है, इसीलिए उसने ऐसे सब सेल स्वॉर्ड्स और क्रॉसबोमैन रखे थे। एलिसा को उम्मीद थी कि पायरेट्स अगर सन चेसर को स्टेपस्टोन्स के इलाके में तंग करते हैं तो वो उनको हरा के वहां से निकल जाएगी। बट उस स्टेपस्टोन्स के इलाके में तो उल्टा ही हो गया था। सन चेसर का जहाज लिटरली सभी पायरेट्स में भी इतना फेमस हो गया था कि उस पे किसी ने हमला ही नहीं किया क्योंकि वो सन चेसर जहाज को इतना रिस्पेक्ट करने लगे थे। लेडी कैप्टन एलिस वेस्टहिल का नाम और उसके मैसिव सन चेसर जहाज का नाम एसोस में सब जगह पे सभी पायरेट्स में बहुत पॉपुलर था और ये बात एलिस के लिए डेंजरस थी क्योंकि ये चीज किंग्स लैंडिंग तक भी कभी भी पहुंच सकती थी। सन चेसर इवेंचुअली लीस के बंदरगाह पे आखिरी स्टॉप लेता है क्योंकि एलिस के सभी क्रू को लीस के फेमस प्लेजर हाउसेस में अलग अलग खूबसूरत प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में मजे करने थे। ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा क्रू ने लीस के सबसे खूबसूरत हसीनाओं के साथ में एक हफ्ते तक मस्त मजे किए। आगे वॉयज पे जाने के पहले एलिस ने ऐसा किया क्योंकि जिस सफर पे वो निकली थी वहां से वो प्रोबेबली कभी लौट के ना आए, तो क्यों ना जिंदगी में आखिरी बार हुस्न के मजे लिए जाए। ऐसा सोच के वो लीस में रुकी थी और खूबसूरत हसीनाओं के साथ उसने वक्त बिताया। अभी इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि जब एलिस वेस्टहिल लीस में रुकी थी तभी उसकी मुलाकात हुई थी वन एंड ओनली कोरियन वाइल्ड के साथ में। जी हाँ, दैट्स ट्रू। तो ये वीडियो देखते समय आप में से किसी को अगर कोरियन वाइल्ड कौन है ये पता नहीं है तो आपको मेरे फायर एंड ब्लड सीरीज
का चैप्टर 19 देखना होगा। और अगर आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर 19 नहीं दिखता है तो उसका रीजन है कि मैंने वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट लोगों के लिए लिमिटेड रखा है। तो आपकी यूट्यूब प्रोफाइल अगर 18 साल के नीचे के बर्थ डेट वाली आती है तो वो आपको वीडियो देखने नहीं मिलेगा। वो वाला वीडियो इज ओनली लिमिटेड फॉर 18 एंड अबव। सो एनीवेज, एलिस वेस्टहिल ने कोरियन वाइल्ड के साथ में एक हफ्ते तक टाइम स्पेंड किया और उसके बाकी क्रू ने भी लीस के प्लेजर हाउसेस में एक हफ्ते तक अलग अलग रंग रंगेलियां मस्त में मनाई, जिसके बाद फाइनली सन चेसर निकला सनसेट सी के तरफ। इवेंचुअली 56 AC के आखिर में सन चेसर जहाज ओल्ड टाउन पहुंचता है और वहां से वो वेस्टवर्ड्स यानी कि पश्चिमी इलाके में सफर करने के लिए निकलने वाला था। ओल्ड टाउन में पहुंचने पर एलिस वेस्टहिल ने और कुछ सेलर्स को हायर करना शुरू कर दिया। ऐसे सेलर्स जो सनसेट सी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, मतलब वहां पे सनसेट सी में वेदर कैसा होगा, वहां पे समुंदर में कैसी हवा चलती होगी, ये सब कुछ जानकारी ओल्ड टाउन के कुछ एक्सपीरियंस सेलर्स को सनसेट सी के बारे में ज्यादा होगी, इसीलिए एलिस ने उन्हें हायर करना शुरू कर दिया। सो अभी एलिस ओल्ड टाउन में पहुंची है और इसके बाद में वो सनसेट सी के तरफ निकलने वाली है। ओल्ड टाउन में आने पर एलिस ने रियलाइज किया कि उसे सनसेट सी को अगर पार करना है तो उसे और 2-3 जहाजों की मदद लगेगी। ऐसे जहाज जो उसके मेन जहाज सन चेसर के लिए एक तरीके से स्काउटिंग वेसल्स होंगे, मतलब वो बैकअप के तौर पे काम कर सकेंगे। सो ओल्ड टाउन में एलिस ने अलग अलग कैप्टन्स को ढेर सारा सोना ऑफर करना शुरू कर दिया ताकि उनके जहाज सन चेसर जहाज के लिए एक तरह से स्काउटिंग वेसल्स के तौर पे काम करे। बट कोई भी ओल्ड टाउन का कैप्टन अपने क्रू के साथ में एलिस का बैकअप शिप बनने के लिए रेडी नहीं हुआ। उन कैप्टन्स का कहना था कि अगर हम आगे जाके मरने ही वाले हैं तो तुम्हारे गोल्ड का हम क्या करेंगे। बट फिर भी एलिस ने हार नहीं मानी और उसने लोगों को मनाना जारी रखा। अब इसी में कोई औरत ओल्ड टाउन के बंदरगाह पे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज लेके आई है और उसका सनसेट सी में सेल करने का प्लान है। ये बात ऑब्वियसली लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन लॉर्ड डोनेल हाईटावर को पता चलती है। बूढ़े लॉर्ड डोनेल हाईटावर हर चीज में देरी करने के लिए फेमस थे। कोई भी काम करने में वो हमेशा लेट हो जाते हैं, इसीलिए वेस्टेरोस के सब लोग उन्हें डोनेल द डिलेयर कहते थे। हर चीज में वो डिले ही करते हैं, इनके निगरानी में कुछ भी चीज डिले हो जाती। सो इस डोनेल हाईटावर को 2 पोते थे, यूस्टस और नॉर्मन हाईटावर, और ये दोनों भी ठहरे एकदम बैडएस सेलर्स। लॉर्ड डोनेल ने उन दोनों को एलिस से पूछताछ करने के लिए भेज दिया। लॉर्ड डोनेल जानना चाहते थे कि यह औरत है कौन, उसका यह बड़ा जहाज उसके बंदरगाह पे क्या कर रहा है। सो नॉर्मन और यूस्टस एलिस को मिलने के लिए आते हैं और दोनों भाई एलिस वेस्टहिल से एक झटके में इंप्रेस हो गए। अभी बड़ा भाई यूस्टस तो एलिस के मैसिव जहाज, उसके एम्बिशन और उसके सनसेट सी के एक्सपीडिशन का प्लानिंग सुन के बेहद इंप्रेस हो गया। और दूसरे तरफ था नॉर्मन। वेल, नॉर्मन तो बस बैडएस एलिस वेस्टहिल की खूबसूरती देख के तो पागल ही हो गया। सो दोनों भी ये हाईटावर ब्रदर्स एक तरीके से एलिस से बेहद इंप्रेस हो गए थे और इसीलिए इन दोनों भाइयों ने एलिस के साथ में इस लंबे सनसेट सी को पार करने के एक्सपीडिशन में यानी कि अभियान में चलने के लिए हाँ कह दिया। इस एक्सपीडिशन में सर यूस्टस हाईटावर का लेडी मेरिडिथ नाम का जहाज और नॉर्मन हाईटावर का ऑटम मून नाम का जहाज एलिस के सन चेसर जहाज के स्काउटिंग शिप्स यानी कि एक तरह से सपोर्टिंग शिप्स बनेंगे। सो ये सब ओल्ड टाउन में प्लान्स हो गए थे और एलिस अपने एक्सपीडिशन पे निकलने ही वाली थी। बट देन दूसरे तरफ किंग्स लैंडिंग में भी एलिस की खबर पहुंच गई। अब
कोई औरत एक बड़ा जहाज लेके ओल्ड टाउन में आई है, इसकी खबर किंग्स लैंडिंग में कैसे पता नहीं चलेगी। किंग जहेरिस और उसके काउंसिल को समझता है कि ये एलिस मतलब एलिसा फार्मान ही होगी। किंग्स लैंडिंग से क्विकली ओल्ड टाउन में रेवन भेजा जाता है कि एलिस वेस्टिल को रोका जाए, बट लॉर्ड डोनेल एक्शन लेने में हमेशा के तरह डिले करते हैं, इसीलिए तो उन्हें डोनेल द डिलेयर कहा जाता है। डोनेल एलिस और अपने 2 ग्रैंडसन्स को रोकने के पहले ही एलिस, यूस्टस और नॉर्मन के तीनों जहाज सनसेट सी के तरफ निकल गए थे। सो इस तरीके से 56 एसी में एलिस वेस्टहिल सभी के चंगुल में से निकल गई थी और उसने सनसेट सी पार करने का अपना एक्सपीडिशन शुरू कर दिया। और अभी उसके बाद उसका आगे क्या हुआ, इसके बारे में अगले 3 सालों तक किसी को कुछ पता नहीं है। इवेंचुअली 3 सालों के बाद में 59 एसी में ओल्ड टाउन के बंदरगाह पर लॉर्ड यूस्टस हाईटॉवर की लेडी मेरिडिथ की शिप वापस आई और पूरे शहर में एक अलग ही खलबली मच गई। जैसे जैसे ओल्ड टाउन के डॉक पर लेडी मेरिडिथ आने लगी थी, वहां पे ओल्ड टाउन के बंदरगाह पे ओल्ड टाउन के हजारों लोगों ने भीड़ कर दी। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे कि क्या सन चेसर और बाकी जहाजों ने सनसेट सी को पार किया या नहीं किया। सनसेट सी के आगे क्या है, यहां पर अभी सिर्फ अकेला लेडी मेरिडिथ जहाज क्यों दिख रहा है, सन चेसर जहाज कहां गया, ऐसे कई सारे सवाल सभी के मन में थे। और उसी के बीच लेडी मेरिडिथ ओल्ड टाउन के बंदरगाह पे डॉक होती है एंड सरप्राइज सरप्राइज, उस जहाज में से शॉकिंगली कुछ अजीबोगरीब दिखने वाले एकदम टोटली काले एकदम ऊंचे लोग बाहर आते हैं। हजारों की भीड़ ये सब देख के एकदम चौंक गई थी कि भाई ये लोग है कौन। लेडी मेरिडिथ के जहाज में से कुछ 50 से ज्यादा काले लोगों का शिप क्रू बाहर आने के बाद में फाइनली बाहर आता है यूस्टस हाईटॉवर। वहां पे मौजूद सभी लोगों ने सीटियां और तालियां मारने शुरू की, बट जैसे जैसे सभी ने यूस्टस हाईटॉवर को एकदम ही इंजर्ड और वीक हालत में सभी ने देखा तो सभी की बोलती ही बंद हो गई कि भाई अभी इसके साथ क्या हुआ था। सब लोग एकदम दंग रह गए थे। लॉर्ड यूस्टस एकदम सनबर्न्ड एकदम टैंड लग रहा था और उसके चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब स्कार्स भी थे जो पहले नहीं थे। ओल्ड टाउन बंदरगाह के कस्टम्स ऑफिसर्स और बूढ़े लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन डोनेल हाईटॉवर के नाइट्स वहां पर बंदरगाह पे आते हैं और वो यूस्टस को हाईटॉवर्स के घर यानी कि बड़े हाई टावर में लेके गए। हाई टावर के लाइट हाउस के कैसल में यूस्टस ने लिटरली 2 दिन सिर्फ आराम किया और फाइनली तीसरे दिन यूस्टस हाई टावर दरबार में पेश होता है। यहाँ पे लॉर्ड यूस्टस ने अपनी दास्तान बतानी शुरू की कि आखिर उनके एक्सपीडिशन में क्या हुआ था। सो लॉर्ड यूस्टस हाई टावर के मुताबिक एलिस की सन चेसर, उनकी लेडी मेरिडिथ और नॉर्मन हाई टावर की ऑटम मून, ऐसे तीनों शिप्स ने सनसेट सी में यही कुछ 12 दिनों तक वेस्टवर्ड्स अच्छे से सेल किया, बट 13th डे से प्रॉब्लम शुरू हो गए। सबसे पहले तो तीनों जहाजों में स्टोर किए गए खानों में कीड़े मकोड़े पड़ने लग गए और बहुत सारा खाना उन्हें समुद्र में फेंकना पड़ा। ऐसे खाने में कीड़े वगैरह लगना मतलब बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है, बट फिर भी तीनों जहाज नहीं रुके। जैसे जैसे तीनों शिप्स आगे बढ़ने लग गए तो अचानक हवा एकदम ठंडी हो गई और एक समय ऐसा आ गया था कि पूरी तरह से विंड टोटली बंद हो गई और ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से 10 दिनों तक तीनों जहाज समुद्र में बस एक जगह पे ही वैसे के वैसे रुके रहे क्योंकि वहां पे कुछ हवा ही नहीं चल रही थी। बट इवेंचुअली हवा चलने लगी और वो हवा ऐसे चली कि सबकी फट गई, क्योंकि वो सिर्फ हवा नहीं थी, वो आया था एक तूफान। ऐसा एक भयंकर तूफान कि मानो ऐसा लगे कि सनसेट सी एक तरीके से बौखला गया है। यूस्टस ने आगे बता दिया, हम सभी ने कभी सपनों में भी नहीं देखा इतनी बड़ी बड़ी वेव्स हमने उस समय पे समुद्र में देखी। सब जगह से पानी उछल रहा था, आजू बाजू में सिर्फ
थंडर और लाइटनिंग शुरू थी। हम तीनों जहाजों का फॉर्मेशन ऐसा बना था कि सबसे आगे सन चेसर थोड़ा सा हमारे जहाज से दूर था, फिर उसके बाद में हमारे जहाज के आगे नॉर्मन की ऑटम मून की शिप थी और फिर नॉर्मन के पीछे मेरी लेडी मेरिडिथ की शिप थी। मैंने देखा कि आंधी तूफान के वजह से ऑटम मून का मास्ट ही टूट गया और इतने में कुछ सेलर्स चिल्लाने लग गए, क्रैकन क्रैकन क्रैकन। ये कहने के बाद तो यूस्टस लिटरली खौफ से कांपने लगा था। वहां पर हाई टावर के दरबार में उसे एक नौकर ने आके पानी दे दिया और उसके बाद में ही वो आगे की कहानी बता पाया। उसने अपने ग्रैंडफादर डोनेल को देख के बताया, दादाजी हमने समुद्री राक्षस क्रैकन के किस्से कहानियों में काफी सुने हैं। सालों से आयन आइलैंड का हाउस ग्रेजॉय समुद्र के शैतान क्रैकन के बारे में हमें कहानियां बताते आया। यहां तक कि हाउस ग्रेजॉय का सिजिल भी एक क्रैकन एनिमल है। बट वेस्टरोस के हम सभी हाउसेस ने ग्रेजॉयस का मजाक उड़ाया। हमने कभी भी क्रैकन्स असली जानवर होते हैं ये माना ही नहीं, बट दादाजी वो समुद्र के शैतान क्रैकन्स होते हैं। मैंने लाइफ में इसके पहले क्रैकन्स के किस्से कई बार सुने थे, बट पहली बार मैंने उस भयानक क्रैकन को अपने आंखों से देखा। क्रैकन्स की बड़ी बड़ी टेंटेकल्स ने हमारे जहाज पर अटैक कर दिया और सब जगह पे अफरा तफरी चल गई। मैंने दूर देखा कि एलिस के सन चेसर ने दो अलग अलग ह्यूज क्रैकन्स को तबाह किया और वो क्रैकन्स के चंगुल से आगे कैसे तो करके निकल गई थी। बट दादाजी मेरा भाई आपका प्यारा नॉर्मन बच नहीं पाया। एक मॉन्स्ट्रस क्रैकन ने ऑटम मून जहाज के चंद मिनटों में हमारे सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस भयंकर क्रैकन का अगला शिकार तो हम ही होने वाले थे, बट मैंने जहाज को टोटली घुमा दिया और मैं सीधा पीछे मुड़ गया। ऑल द सेवन गॉड्स अबाउ मी हेल्प मी दैट डे। पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, बट हमारा जहाज उस क्रैकन के हमले से बच गया और हम पीछे सेफली मुड़ गए। उसी वक्त पलटकर मैंने सन चेसर को देखा तो सन चेसर और एक क्रैकन से जूझ रहा था और सन चेसर के जहाज ने और एक तीसरे क्रैकन को भी चीर डाला और वो आगे निकल गए थे। मुझे पता नहीं कि वहां पे लेडी एलिस ने सन चेसर के जहाज को कैसे चलाया, उसने क्रू को क्या ऑर्डर्स दिए होंगे, बट मैं बस इतना जानता हूं कि लेडी एलिस ने एकदम जाबाजी से अपने सन चेसर को चलाया था और उसके सन चेसर को तीन क्रैकन्स भी रोक नहीं पाए हैं। लिटरली सेवन गॉड्स के वरदान के वजह से ही मेरी लेडी मेरिडिथ की शेप कैसे तो करके क्रैकन के हमले से बच निकली। फिर दादाजी ऐसे ही कुछ एक दो रातें गुजर गई और 2 दिन बाद एकदम मस्त नीला समुंदर हमें वापस देखने मिला था, जहां पे बहुत ही अच्छा शांत पानी था। वहां पे ना कोई क्रैकन था और ना ही कोई आंधी तूफान, बट हमारा जहाज अभी पूरी तरह से भटक गया था। उस दिन हम सभी ने नॉर्मन और उसके ऑटम मून जहाज के सेलर्स के लिए प्रेयर्स बोली और वापस पीछे मुड़ने का फैसला लिया। बट लेडी मेरिडिथ भी बहुत डैमेज थी। मैं और मेरा पूरा बचा कुचा क्रू मास सुसाइड करने की सोच में थे, क्योंकि जहाज पे कुछ भी खाना बचा नहीं था, इसीलिए किसी में भी जीने की उम्मीद नहीं रही थी। बट दादाजी फिर हमें दूर समुंदर में दिखाई दिया सन चेसर। लेडी एलिस हमारे लिए वापस आई थी। तो दोस्तों आगे यूस्टस ने बताया कि एलिस वेस्टहिल ने क्रैकन्स के खतरे को पार किया तब उसे आगे 3 आइलैंड्स दिखे, बट उन 3 आइलैंड्स पर जाने के पहले एलिस वापस पीछे आई ताकि वो लेडी मेरिडिथ को ढूंढ सके। और इवेंचुअली 2 दिन सेल करने के बाद में एलिस को लेडी मेरिडिथ मिल गई थी। सो एलिस को एक ऐसा रास्ता मिल गया था जहां पे कुछ ज्यादा आंधी तूफान नहीं है और ना ही वहां पे कुछ क्रैकन्स है। सो एलिस का सन चेसर का जहाज आगे और उसके पीछे लेडी मेरिडिथ का जहाज, ऐसे दोनों जहाज आगे पीछे चलते हुए वो इवेंचुअली उन 3 आइलैंड्स पे पहुंचते हैं। और ये 3 आइलैंड्स मतलब पूरे नोन वर्ल्ड का सबसे वेस्टर्न मोस्ट लोकेशन रहे। सो यूस्टस के अनुसार एलिस ने इन 3 आइलैंड्स का नाम दिया
एगोन, रेनिस एंड विसेन्या। यूस्टस ने अभी यहाँ पे बताया कि एलिस और यूस्टस ने मिलकर 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए थे और सभी को एक एक आइलैंड पर भेज दिया गया ताकि वहां पे उन्हें कुछ खाने पीने के लिए कुछ चीजें मिल सके या फिर कुछ अच्छे हीरे जवाहरात मिल सके। सो सबसे पहले तो एगोन के आइलैंड पर एलिस का ग्रुप जाता है और एलिस के ग्रुप को फ्रेश वाटर का एक वहां पे तालाब मिलता है जिसकी वजह से सभी को पीने का अच्छा पानी मिला। देन ऐसे ही धीरे धीरे अगले 1 महीने तक सभी जगह पर अलग अलग डिस्कवरीज होनी शुरू हो गई क्योंकि ये तीनों आइलैंड मतलब कुछ एकदम ही अजीब से आइलैंड्स थे। इन आइलैंड्स पर कुछ अजीबोगरीब वाइल्ड पिग्स, स्नेक्स, मंकीज और अलग अलग तरह के छोटे मोटे जानवर थे जिनका तो कोई नाम ही ना ले सके। विसेन्या के आइलैंड पर तो कुछ बहुत ही डेंजरस मांसाहारी पेड़ पौधे मिले थे और यूस्टस के मुताबिक कुछ बेचारे 4 लोगों को एक पेड़ खा गया था। जैसे असली क्वीन विसेन्या खूंखार थी वैसे ही ये विसेन्या का आइलैंड भी बहुत ही डेंजरस था। वहां पर कुछ 70 लोगों का ग्रुप भेजा गया था और उसमें से यही कुछ हार्डली 20 लोग वापस आ गए। डर के मारे उस विसेन्या के आइलैंड पर वापस कोई गया ही नहीं। बट दूसरे तरफ यूस्टस और एलिस का 100 लोगों का सेलर्स का जो ग्रुप था वो काफी लकी रहा। यूस्टस गया था रेनिस के आइलैंड पर और एलिस गई थी एगोन के आइलैंड पर। उन दोनों आइलैंड पर कोई भी मरा नहीं, उल्टा उन दोनों आइलैंड्स पर बहुत ही मस्त खूबसूरत पेड़ पौधे उन्हें मिले और कुछ बहुत ही क्यूट एनिमल्स वगैरह भी वहां पे मिले। उन दोनों ग्रुप्स ने अच्छे से वहां पे रहना शुरू कर दिया और वही के एनिमल्स को मारकर वगैरह उन्होंने खाना शुरू कर दिया। इसी में एगोन के आइलैंड के नजदीक कई सारे सेलर्स सन चेसर और लेडी मेरिडिथ ऐसे दोनों जहाजों की रिपेयरिंग वगैरह करना शुरू करते हैं। इसी एगोन के आइलैंड का एलिस के क्रू ने 2 महीनों तक चप्पा चप्पा छान मारा और उन्हें कुछ बेहतरीन मिर्च मसाले और सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें कई जगहों पर हीरे और अलग अलग खूबसूरत ओपल्स भर भर के मिलने लग गए। अब मुझे पता है कि आपको सवाल होगा कि कहाँ गई एलिस और ये सब काले इंसान कौन है। सो माय लॉर्ड्स एंड लेडीज, मैं और लेडी एलिस हमारे 2 आइलैंड्स पर यही कुछ 6 महीनों तक रुके थे और वहां पर हमने ढेर सारा ट्रेजर इकट्ठा किया और भर भर के अलग अलग चीजों को हमने पैक कर दिया था। बट ऑलमोस्ट आफ्टर 8 months आई वॉज डन। मुझे ऐसा लगा कि हम जो ट्रेजर ढूंढने के लिए निकले थे वो हमें मिल गया। इतिहास में कोई भी जितना वेस्ट में नहीं गया था उतना हम गए थे और हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ था। और इसीलिए मैंने अभी इसके बाद में वापस ओल्ड टाउन चलने की बात एलिस को बताई। बट एलिस को और भी आगे वेस्टवर्ड जाना था। एलिस के मुताबिक उन्हें अभी तक कोई भी बड़ा आइलैंड नहीं मिला है जहां पे कुछ और लोग रहते होंगे। उसके मुताबिक वेस्टर्न साइड में और भी ऐसे ही आइलैंड्स मिल सकते हैं और पता नहीं उन आइलैंड्स में हमें और क्या क्या मिले। सो लेडी एलिस को और भी एक्सपीडिशन करनी थी और वो एक्सपीडिशन वॉयज खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक्चुअली उसके बातों से तो मुझे भी आगे जाने का मन तो कर रहा था बट मेरे बचे हुए क्रू का और बड़े मिशन पर जाने का ओपिनियन नहीं था। मेरे जितने भी लॉयल क्रू मेंबर्स थे उन्हें ओल्ड टाउन वापस लौटना था, इसीलिए हम वापस वहां से निकल पड़े। आई लॉस्ट हाफ द क्रू टू क्रैकन्स, मेनी अदर्स टू दोस 3 आइलैंड्स और मेरे कुछ लोग एलिस के मिशन पे कंटिन्यू करने के लिए भी रेडी हुए थे। सो इसी वजह से फाइनली मेरे 200 लोगों के जहाज पर यही कुछ 20 लोग ही बचे थे जो वापस ओल्ड टाउन आने के लिए रेडी थे और इसीलिए मुझे बड़े क्रू की जरूरत थी। सो इसीलिए एलिस वेस्टिल को अलविदा कहने के बाद में मैं सबसे पहले गया था समर आइलैंड्स में। तो दोस्तों ये यूस्टस के जहाज पर जो भी ये काले लोग वगैरह दिख रहे थे वो एक्चुअली समर आइलैंड्स के रहने वाले लोग थे जिन्हें यूस्टस ने ढेर सारा सोना देके खरीदा था और यूस्टस के पैसे देने के वजह से ही वो उसका क्रू बनने के लिए रेडी हुए थे। बट आखिर क्या हुआ एलिस वेस्टिल का, ये सवाल तो सवाल ही रह गया। यूस्टस ने बस कहा कि लेडी एलिस
एलिस वांटेड टू चेस द सन, इसलिए वो वेस्टवर्ड्स जाती रही। यहीं पर यूस्टस हाईटॉवर की दास्तान खत्म होती है। आगे चल के इसी यूस्टस हाईटॉवर को एक पोता होता है जिसका नाम रखा गया ऑटो हाईटॉवर। अब इस ऑटो नाम के हाईटॉवर को तो आप जानते ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यही अभी वापस सवाल आता है कि आखिर लेडी एलिस वेस्टहिल यानी कि बैडएस कैप्टन एलिसा फारमान और उसके सन चेसर जहाज के साथ में क्या हुआ। ऑफिशियली लेडी एलिस की आगे चल के क्या एक्चुअल स्टोरी है ये हमें फायर एंड ब्लड किताब में देखने नहीं मिलती, बट एज ऑलवेज जॉर्ज आर मार्टिन ने कई सारी थियरीज यहां वहां पे प्लान की है और हम सभी सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के फैंस बस इन्हीं थियरीज को मान के आगे चल सकते हैं। मैं अभी आपको ऐसे ही कुछ थियरीज बताऊंगा और आप उसके रिलेटेड मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी थियरी अच्छी लगती है। सो अभी फर्स्ट थियरी एक्चुअली सी स्नेक लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के वजह से हमें पता चलती है। तो एलिसा फारमान यानी कि एलिस वेस्टहिल के वोयज के बाद में ऑलमोस्ट 25 साल बाद लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन अपने लेजेंडरी जहाज सी स्नेक को लेके फार ईस्ट में दुनिया के सबसे मिस्टीरियस सिटी अशाई बाय द शैडोज के लोकेशन पे जाते हैं। तो तभी अशाई के पोर्ट पर कॉर्लिस वेलेरियन को एक मैसिव जहाज दिखा था जो कि अगर सी स्नेक की माने तो वो जहाज और कोई नहीं था बट वो सन चेसर था। अब कॉर्लिस की ये बात सच है या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि अशाई बाय द शैडोज में कॉर्लिस वेलेरियन खुद थोड़ा सा बौखला गया था। कहा जाता है कि उस मिस्टीरियस सिटी में लोगों को वहम होते हैं, उन्हें कुछ जिंदा मुर्दे दिखते हैं एंड व्हाट नॉट। ये सिटी मतलब एक बहुत ही डेंजरस मिस्टीरियस शहर है, बट सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर में इस कहानी को बहुत अच्छे से माना जाता है। एलिसा फारमान इतनी वेस्टवर्ड गई थी कि वो पूरी दुनिया घूमकर अशाई बाय द शैडोज में पहुंच गई। तो अब हम तो जानते हैं कि तुम अगर वेस्ट में जाते रहोगे तो वो अर्थ घूम के तुम ईस्ट में पहुंचोगे, तुम वेस्टवर्ड जाके भी ईस्ट पहुंच सकते हो। सो इस थियरी को अगर हम मानते हैं तो इस थियरी के अनुसार एलिस वेस्टहिल यानी कि एलिसा फारमान ने अपना आगे का पूरा जीवन इसी अशाई बाय द शैडोज में बिताया होगा। बट इसके बाद ये थियरी और भी इंटरेस्टिंग होती है। सो अब माना जाता है कि अशाई में आने के बाद में एलिस के पास में इतना ज्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात थे कि उसने सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस से वापस कांटेक्ट किया और उसने रेना के ड्रैगन एक्स को वापस खरीद लिया। अब मैंने स्टोरी में पहले ही बताया था कि सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस एलिस से कितना इंप्रेस्ड हुआ था। जब उसे पता चला कि एलिस ने सनसेट सी को पार किया और कुछ नई नई डिस्कवरीज की, तो उसने कुछ न्यू एग्जॉटिक चीजों के बदले में रेना के 3 ड्रैगन एक्स को एलिस को लौटा दिया। कई लोगों की थियरी तो ये भी कहती है कि पहले तो ब्रावोस के सी लॉर्ड ने एलिस का ऑफर ठुकरा दिया, बट ऑलमोस्ट 10 सालों तक वो ड्रैगन एग्स हैच ही नहीं होते और उसमें से ड्रैगन बाहर ही नहीं आते। इसीलिए सी लॉर्ड वो तीनों ड्रैगन एग्स लेके अशाई चला जाता है। सो इस थियरी के अनुसार पॉइंट तो यही है कि कुछ तो होता है जिसके वजह से अशाई में एलिसा के पास में 3 ड्रैगन एग्स वापस आते हैं और एलिसा अशाई में उन 3 ड्रैगन एग्स को हैच करने की कोशिश करने लगती है। बट लाख कोशिश के बाद भी एलिसा उन ड्रैगन एग्स को हैच नहीं कर पाई। उन ड्रैगन एग्स में से कोई भी ड्रैगन्स बाहर नहीं आते। सो इवेंचुअली इस थियरी के अनुसार कहा जाता है कि उन 3 ड्रैगन एग्स को
एलिसा ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को दे दिया। आगे ओल्ड एज के कारण एलिसा यानी कि अपनी एलिस वेस्टहिल तो मर गई, बट उसके ये 3 ड्रैगन एग्स अशाई के भयंकर सिटी में ही कुछ काला जादू वगैरह करने वाले एक ग्रुप के पास में रहे थे, जिन्होंने उन तीनों ड्रैगन एग्स में से 3 अलग अलग ड्रैगन्स निकालने की लाख कोशिश की, बट वो भी कभी सफल नहीं हो पाए। सो ऐसे ही कुछ 230 इयर्स गुजर जाते हैं और इवेंचुअली 290 एसी में पेंटोस का रिच मैजिस्टर इलिरियो मोपाटिस अशाई से इन 3 को खरीद लेता है, और इन 3 ड्रैगन एग्स को खरीदने के बाद में ये पेंटोस का रिच मैजिस्टर इलिरियो मोपाटिस इन 3 ड्रैगन एग्स को किसे गिफ्ट करता है वो आप खुद ही देखिए। Dragon's eggs, Daenerys, from the Shadowlands beyond Ashai. हो गया ना माइंड ब्लो। सो गाइज ये बस वैसे एक थियरी है, बट ये एक बहुत ही सॉलिड थियरी है जिसके रिलेटेड कई सारे हिंट्स हमें फायर एंड ब्लड के बुक में देखने मिलते हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में पेंटोस का मैजिस्टर इलारियो मोपाटिस जो 3 ड्रैगन एग्स डेनेरिस टारगेरियन को शादी में गिफ्ट करता है, वो 3 ड्रैगन एग्स और कोई नहीं है, बट ये 3 ड्रैगन एग्स वही ड्रैगन एग्स है जो लेडी एलिसा फार्मान ने ऑलमोस्ट 250 साल पहले रेना टारगेरियन से चुराए थे। Ages have turned them to stone, but they will always be beautiful. Thank you, Magister. फ्रेंड्स, एलिसा फार्मान के रिलेटेड और भी कुछ ऐसे ही थियरीज है। अभी और एक थियरी के मुताबिक मे बी, जस्ट मे बी, एलिसा फार्मान मेलिसांड्रे की माँ हो सकती है। सो अभी आप इस मेलिसांड्रे शब्द को ही देखिए। इस शब्द में एलिसा भी आता है और बाद में एंड्रे आता है, मतलब एलिसा के छोटे भाई एंड्रू फार्मान का इसमें नाम है। सो मेलिसांड्रे इस शब्द में एलिसा फार्मान और एंड्रू फार्मान ऐसे दोनों भाई बहनों का नाम एक साथ है। तो क्या मेलिसांड्रे एलिसा फार्मान की बेटी थी, या इससे भी माइंड ब्लोइंग और एक थियरी है कि क्या मेलिसांड्रे खुद एलिसा फार्मान है? तो हमने तो गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में देखा था कि कैसे मेलिसांड्रे 200 साल से ज्यादा कुछ भयंकर चुड़ैल वाली बूढ़ी औरत थी। तो इसीलिए कई लोगों का यह मानना है कि ये मेलिसांड्रे या तो एलिसा फार्मान की बेटी है या तो वो एलिसा फार्मान खुद है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग थियरी है। आपको क्या लगता है? अगेन लेट मी नो इन द कमेंट्स। देन गाइस, फिर कुछ फैंस के मुताबिक एलिसा ही केथ है। अब ये केथ का कैरेक्टर गेम ऑफ थ्रोन्स में बहुत ही थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे दिखाया गया था, बट किताबों में ये केथ का रोल बहुत ही मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग है। बुक्स में ये केथ का कैरेक्टर कई बार कुछ अजीबो गरीब प्रोफेसिस के बारे में बातें करती रहती है। तो कई लोगों का यह मानना है कि एलिस वेस्टहिल यानी कि अपनी एलिसा फार्मान ही अशाई बाय द शैडोज में जाने के बाद में वो खुद ही केथ बनी होगी। सो दैट्स एन अनदर स्टोरी, और ये भी थियरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ये आज का इंटेंस लॉन्ग चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ वेस्टेरोस के इतिहास के सबसे जाबाज और माई पर्सनल फेवरेट फीमेल कैरेक्टर फ्रॉम जीओटी की दुनिया, लेडी एलिसा फार्मान, जिसने अपने दोस्त या कहूँ प्यार रेना टारगेरियन को तो धोखा दिया, बट उसने अपेरेंटली क्रैकन्स को हराकर सनसेट सी को पार कर दिया था। सो लॉर्ड्स एंड लेडीज, दैट्स ऑल इन दिस वन। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कुछ एकदम इन डेप्थ लंबे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में भी जरूर बताना कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या लगा और आपको अलग अलग थियरीज के बारे में क्या लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।